हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे और आप सभी की प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को ये सेशंस मेरे इतने पसंद आ रहे हैं। तो देखिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा वर्थफुल बनाने के लिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो आज के सेशन में हम इसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मैराथन पार्ट 2 है ये। इसमें मल्टीपल टॉपिक्स आपको मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक के साथ, दैट इज़ एकेडमिक लर्निंग। एकेडमिक लर्निंग बोल दीजिए, एकेडमिक लर्निंग बोल दीजिए, बोल सकते हैं हम। यानी कि जो लर्निंग हमारे स्कूल में होती है बेसिकली, ठीक है। ये नाम देके ना बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो एकेडमिक लर्निंग क्या होती है? द काइंड ऑफ लर्निंग that improves academic achievement and sets the students to boost up their upcoming career opportunities। यानी कि जो स्कूल में आपको बेसिकली सिंपल सी देसी तरीके में मैं आपको बताऊं, जो आपको ग्रेड्स मिलते हैं या फिर मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, वो लर्निंग को आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपके मार्क्स पूछे जाते हैं ना बाद में, जब आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिलती हैं, जितने बेटर आपका स्कोर होगा, चाहे वो ग्रेड्स हैं या फिर मार्क्स हैं, उतना ही बेटर आपको आपकी फर्दर जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलेंगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। देखिए, टीचिंग फॉर एकेडमिक लर्निंग रेफर्स टू वाइड वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन वेज, एजुकेशनल सर्विसेज और स्कूल्स रिसोर्सेज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू एनहांस देयर लर्निंग प्रोसेस, कैच अप विद देयर गोल्स और जनरली सक्सीड इन स्कूल। तो यहाँ पर आपको सिंपल लैंग्वेज में पता लग गया कि स्कूल में आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, जो भी क्लास में हैं, उसमें आप अच्छे से आगे बढ़ पाएँ, उसमें आप सक्सीड कर पाएँ। यानी कि बिल्कुल सिंपल सा कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं या फिर आपके ग्रेड्स अच्छे आएँ। ठीक है, तो ये एकेडमिक लर्निंग इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि एकेडमी यानी कि आपका जो स्कूल है, वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस जिस तरह से दिए जाने चाहिए, टीचिंग एड्स हैं या फिर जो इंस्टीट्यूट आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, वो इस तरह से होनी चाहिए। वो स्टार्ट होता है आपके फर्नीचर से लेकर आपके जो आपको आईसीटी के थ्रू टीच किया जाता है, कोई स्टडी मटेरियल देते हैं, लेबोरेटरीज में लेकर जाते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं ताकि स्टूडेंट्स बेटर वे से लर्न कर पाएँ, अपनी लर्निंग को एनहांस कर पाए। ठीक है, और फाइनली उनके मार्क्स जो हैं अच्छे आ जाएं। नेक्स्ट देखिए, इसके हैं कुछ कंपोनेंट्स। सो कंपोनेंट्स क्या हैं एकेडमिक लर्निंग के? फर्स्ट इज कंटेंट मास्टरी। अब देखिए, टीचर्स की जो चीज़ वो पढ़ा रहे हैं उनमें मास्टरी होनी चाहिए। अगर खुद टीचर्स को नहीं आता जो वो पढ़ाने वाले हैं, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे और क्या कंसेप्ट उनका क्लियर करेंगे? ठीक है, तो कंटेंट में मास्टरी टीचर्स की होनी चाहिए। देन लर्निंग प्रोसेस, बच्चों का जो लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छे से कैरी ऑन हो, इस तरह की उनको टीचिंग देनी चाहिए। इफेक्टिव, हम कहते हैं ना, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, इस तरह की टीचिंग टीचर्स को करनी चाहिए। देन जो लर्निंग है वो एनरिच हो। एनरिच मीन्स बच्चों के पास इतना मटेरियल हो, ठीक है, आप इतना ज़्यादा एग्जाम्पल्स उनको दें या फिर इतना अच्छा बेहतरीन मटेरियल प्रोवाइड करें, रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स दें, ताकि उनकी लर्निंग सिर्फ वहीं तक सीमित ना रह जाए, टेक्स्ट बुक तक, वो रियल लाइफ में चीज़ों को रिलेट करके सीख सकें। तो लर्निंग एनहांसमेंट मतलब लर्निंग क्या है? बिल्कुल इसका ग्राफ ऊपर की ओर जाता रहे, लर्निंग हमेशा चलती रहे एक टॉपिक के रिलेटेड। बच्चे के पास कोई फिक्स्ड नॉलेज नहीं होनी चाहिए, वो हर दिन उसको प्रीवियस टॉपिक्स के साथ रिलेट कीजिए, नई नई एग्जांपल्स दीजिए। बच्चा यानी कि ना बिल्कुल फ्री समझकर, फ्री होकर पढ़े। ऐसे नहीं है कि क्लास में बैठा है, कोई रिजिड स्ट्रक्चर में, रिजिड एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है। बिल्कुल फ्री एनवायरनमेंट, कूल, हम कहते हैं कि कूल तरीके से हम तो पढ़ाई करते हैं, वैसी होनी चाहिए। देन एबिलिटी टू एंगेज इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। अब बच्चों में इस तरह की लर्निंग हो कि वो सेल्फ मोटिवेटेड हों, यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो उनकी। देन द एबिलिटी टू टीच अदर्स। अब बच्चे देखिए, बच्चों को हमने पढ़ाना है, टीचर्स ने पढ़ाना है, तो टीचर्स इतने एबल होने चाहिए। हम कहते हैं कि हाईली क्वालिफाइड टीचर्स भी अगर हम ले लें तो उनमें इतना पैशन होना चाहिए पढ़ाने का, या फिर इतनी हम कहते हैं कि शिद्दत से वो पढ़ाएं बच्चों को कि उनको लगे कि मैंने बच्चों को साथ एक एक बच्चे को चीज़ अच्छे से सिखा कर जानी है, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा कर जाना है। ठीक है, अब देखिए इसके आउटकम्स क्या होते हैं। आउटकम्स दो तरह से हम देख सकते हैं। फर्स्ट इज इम्प्रूवमेंट, यानी कि क्या चीज़ बढ़ाना है हमने एकेडमिक लर्निंग में, और देन इज रिडक्शन, क्या चीज़ हमने कम करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट, यानी कि क्या चीज़ इसमें बढ़ानी है, यानी कि इसके आउटकम्स क्या होंगे, क्या चीज़ बढ़ती है एकेडमिक लर्निंग से। तो इसे इम्प्रूव होते हैं या फिर एनहांस होते हैं बच्चे के ग्रेड्स।
जो वो ग्रेड्स लेता है। बच्चे की अटेंडेंस, जब बच्चों का इंटरेस्ट होता है, उनको टीचर्स का प्रेशर नहीं होता, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है, तो बच्चे छुट्टी भी नहीं लेते हैं ना। वरना तो मम्मा मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं आज स्कूल से छुट्टी ले रहा हूँ, स्कूल में होता है टेस्ट, तो बच्चे छुट्टी ले लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, अटेंडेंस बच्चों की फुल रहती है, मतलब ज़्यादा रहती है। देन स्कोर इन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो भी इंटरनल टेस्ट होते हैं बच्चे की, अलग अलग एक्टिविटीज़ में टेस्ट होते हैं, उसमें स्कोर बच्चे का अच्छा आता है। देन स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो बेहतरीन बनता है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, वो मोटिवेट होते हैं, खुद को समझते हैं, खुद की इंपॉर्टेंस उनको फील होती है। अब देखिए स्कूल में हर बच्चा जो है अपने अपने कल्चर से आ रहा है, अपने एनवायरनमेंट से आ रहा है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में। देन हम कहते हैं सोशल स्किल्स बच्चों के इम्प्रूव होते हैं, सोसाइटी में किस तरह से उठना बैठना है, कम्युनिटी में किस तरह से आपको बात करनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि दो अगर बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में बात नहीं काटनी चाहिए। हर चीज़ का स्किल उनको आना चाहिए कि अगर ग्रुप में बातें हो रही हैं तो आपकी कही बात कितनी मायने रखेगी, हर चीज़ उनको पता हो। देन इज क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स विद योर पीयर्स, विद योर टीचर्स, विद स्टाफ एंड विद योर पेरेंट्स। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। ये सारे रिलेशनशिप्स हैं ना, ये एक उच्च स्तर पर यानी कि हाई लेवल पर पहुंचते हैं। देन सपोर्ट ऑफ टीचर्स, बच्चों को टीचर्स की सपोर्ट मिले, ना कि टीचर्स का डोमिनेटिंग ग्रुप। जैसे पुराने टाइम में होते थे ना, पूरे स्ट्रिक्ट टीचर, बच्चा काम नहीं करके चलो क्लास के बाहर और मुर्गा बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चों के अंदर डर नहीं होना चाहिए, उनके अंदर रिस्पेक्ट भी हो टीचर्स की, और खुद मोटिवेट हों वो काम करने के लिए। टीचर्स उनको सपोर्ट करें हर चीज़ में। अगर बच्चा गलती भी करता है तो उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ना दें, यानी कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम बेकार बच्चे हो, या फिर तुम बिल्कुल डल बच्चे हो, ऐसी चीज़ें कहने के बजाय बच्चे को सपोर्ट कीजिए कि आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम देकर वो चीज़ दोबारा से क्लैरिफाई कर दूँगी। ठीक है, हमेशा बस पॉजिटिवली ही बच्चे को अप्रोच शो करना। देन इज रिडक्शन, क्या चीज़ें कम होती हैं एकेडमिक लर्निंग से। फर्स्ट इज एग्रेसिव बिहेवियर, बच्चों का जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है, ठीक है, वो चिढ़ मच जाती है बच्चों को। वो क्यों होती है? क्योंकि टेस्ट होते हैं तरह तरह के, तो वहाँ पर बच्चे अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो उनको ऐसे लगता है, एग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है, उनके रिलेशन भी ख़राब होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि ये एज ऐसी होती है कि बच्चे छोटी छोटी बात पर बवाल खड़ा कर देते हैं अपने दिमाग में। हम कहते हैं ना, जैसे एडोलसेंस हमने पढ़ा है, तूफान आ जाता है दिमाग में। तो बस बचपन ऐसी ही सारी अवस्था होती है जहाँ पर बच्चे के दिमाग में हलचल चलती रहती है, छोटी छोटी बातों को लेकर भी दिमाग में बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। देन ड्रॉप आउट्स, यानी कि स्कूल छोड़ के चले जाते हैं बच्चे, तो रिडक्शन होता है इस चीज़ में, ड्रॉप आउट्स में, क्योंकि स्कूल का एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली होता है, टीचर्स इतने सपोर्टिव होते हैं, सारी चीज़ें चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, तो ड्रॉप आउट्स कम हो जाते हैं। स्पेशल एजुकेशन रेफरल्स, यानी कि कोई बच्चा अगर इतना लो है, हम कहते हैं ना जो इंक्लूसिव एजुकेशन आपने पढ़ा होगा, समावेशी शिक्षा, वैसे आप पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे ये टॉपिक। तो स्पेशल एजुकेशन उन बच्चों को दी जाती है जो हम कहते हैं बिल्कुल डम्ब दिमाग है, या फिर जो इडियट्स होते हैं, स्लो लर्नर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि बच्चे को हम रेफ़र कर दें कि भाई इसको तो किसी स्पेशल क्लास में डालो, अलग सेक्शन बनाओ, ठीक है, डल बच्चों का, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस चीज़ में भी रिडक्शन होती है। देन इज एब्सेंटिज्म, वही हम कहते हैं कि बच्चों की, यहाँ पर हमने बोला था अटेंडेंस फुल होती है, इट मीन्स रिडक्शन कहाँ पे होगी? एब्सेंटिज्म में। बच्चे लेजी नहीं होंगे। अनस्टेबल स्टाफ, यानी कि टीचर्स के लिए भी एनवायरनमेंट स्कूल का ऐसा होना चाहिए कि वो वहाँ पर टिक जाएं। अगर स्कूल के प्रिंसिपल इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, रूड होंगे, कोऑर्डिनेटर्स रूड होंगे, टीचर्स के साथ फ्रेंडली नहीं होंगे, तो स्टाफ छोड़ के चला जाएगा, कोई और स्कूल ज्वाइन कर लेगा। तो अनस्टेबल स्टाफ में भी रिडक्शन होती है एकेडमिक लर्निंग में, एकेडमिक टीचिंग में हम कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इंटीग्रेटेड एंड थीमेटिक अप्रोच, या फिर थीमेटिक प्लानिंग आप इसको कहते हैं। तो देखिए बेसिकली इंटीग्रेटेड और थीमेटिक क्या होता है। सबसे पहले थीमेटिक अप्रोच, ये स्लाइड है तो ये देख लीजिए। किसी भी थीम के रिलेटेड हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश में भी फेस्टिवल्स का टॉपिक आता है और एसएसटी में भी आप वो चीज़ पढ़ रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड और थीमेटिक क्या होता है? इंटीग्रेट करना, यानी कि किसी चीज़ को, किसी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को अलग अलग करके ना पढ़ना, उसको इंटीग्रेट करके पढ़ना। थीमेटिक होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पार्टीज भी होती है ना थीम रिलेटेड, कि थीम है आपकी क्रिसमस है तो आप रेड या ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के जाएंगे, रेड वाइट
कलर की पहन के जाएंगे, तो वो क्या है, सभी उसी थीम के अकॉर्डिंग आते हैं। उसी तरह से स्टडी होता है, थीमेटिक अप्रोच की थीम डिसाइड की जाती है। क्या थीम है, फेस्टिवल्स है तो फेस्टिवल थीम पर एसएसटी में भी चैप्टर है, इंग्लिश में भी चैप्टर है, ठीक है। तो वो होता है थीम बेस्ड अप्रोच। अब इंटीग्रेटेड की अगर हम बात करें, इंटीग्रेशन यानी कि मैथ की जो चीज़ें हैं वो साइंस में यूज़ हो रही हैं, ठीक है। मैथ के सारे फॉर्मूला साइंस में यूज़ हो रहे हैं। मार्क्स आप कैलकुलेट करते हैं, इंग्लिश में परसेंटेज निकालनी है बच्चे की, कितनी परसेंटेज आई, तो मैथमेटिक्स ही तो यूज़ हो रहा है। तो इंटीग्रेटेड एंड थीमेटिक प्लानिंग, इंटीग्रेट करके पढ़ाना। ऐसे नहीं है कि मैथ और साइंस को बिल्कुल अलग करके हम पढ़ाते हैं, या फिर साइंस और इंग्लिश को बिल्कुल अलग करके पढ़ाते हैं। जो साइंस आप पढ़ रहे हो, आप ये चीज़ पढ़ रहे हो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो ये भी इंग्लिश के साथ इंटीग्रेट हुआ कि नहीं हुआ। ये सारा टेक्स्ट देखिए कहाँ, किस सब्जेक्ट से लिया है, ये इंग्लिश लैंग्वेज ही तो है। तो इसी तरह इसको इंटीग्रेटेड हम बोलते हैं। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता दिया। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, It allows literacy to grow progressively. It guides connected ideas to follow on easily. देखिए मेरा मोटिव क्या है ये मैराथन सेशंस लेने का, कि आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा सकूं। और ये मटेरियल तो आप देख सकते हैं, अपना नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पेपर में आप बोलेंगे कि मैम फिर आपने कुछ कंटेंट तो दिया ही नहीं, कि हम लिखेंगे क्या, समझा तो आपने दिया, हमको समझ में भी आ गया। तो ये कंटेंट आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको अपनी लैंग्वेज में और ज़्यादा इलेबोरेट कीजिए। मैं मेन पॉइंट्स आप लोगों के लिए लेकर आती होती हूँ, ठीक है। दिस वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग वेयर बाय डिफरेंट एरियाज ऑफ द करिकुलम आर रिलेटेड। देखिए डिफरेंट एरियाज ऑफ द करिकुलम, आपके चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या फिर आपके सब्जेक्ट रिलेटेड करिकुलम है, वो सभी चीज़ों को रिलेट करके, इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाना चाहिए टू अ सेंट्रल थीम। कोई भी थीम डिसाइड कर ली जाती है, ठीक है। इसमें देखिए लेसन्स कुड बी स्टडीड थीमेटिकली इन सोशल स्टडीज़ लाइक ईवीएससी होता है, वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ठीक है। सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जा सकता है। हम सिर्फ सब्जेक्ट्स की बात नहीं करेंगे, हम टॉपिक्स की भी बात कर सकते हैं। थीम्स किस में डेवलप हो सकती हैं, रीडिंग में, लैंग्वेज में, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन एंड आर्ट। ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड और थीमेटिक। देखिए आपको वर्डिंग मिल रही है, सभी का निचोड़ वही है जो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में फर्स्ट स्लाइड में ही बता दिया है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। थीम कैसे डिसाइड होती है, सबसे पहले थीम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये थीम हम चूज़ करेंगे। द थीम इज़ द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। फिर उसको सब्जेक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर वो हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करके उसको कंसेप्ट क्लियर करते हैं, या फिर कंक्लूजन्स निकालते हैं, उससे उसी थीम को यूज़ करके टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो फिर से कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है, आप स्कूल में जा रहे हो, लर्निंग एनवायरनमेंट यहाँ पर ना क्लासरूम आपका एनवायरनमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है, आपका लर्निंग एनवायरनमेंट ही है, ठीक है। किस टाइप के एनवायरनमेंट में बच्चा पढ़ता है, वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, आपका सोशल है, साइकोलॉजिकल है, ठीक है। सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं उस चीज़ में, कि किस तरह का एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है जब आप लर्निंग करते हैं। यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जिस तरह का फिजिकल एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, ठीक है। आगे आपके लिए मैं स्लाइड्स यहाँ पर भी लेकर आई हूँ, आप बेसिकली थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो बस। तो इट रेफर्स टू डाइवर्स फिजिकल लोकेशंस, किस तरह की लोकेशन में आपको बिठाया हुआ है, बढ़िया सी खुली क्लास है, खुले खुले बेंचेस चेयर्स लगे हुए हैं, बड़ी फ्रेश एयर अंदर आ रही है, कूल सा एटमॉस्फेयर मेंटेन हो रहा है क्लास में, ठीक है। ठंड में तो नहीं हमने कूल एटमॉस्फेयर मेंटेन करना, खैर, ठीक है। तो टीचर्स भी फ्रेंडली हैं, आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, तो वहाँ पर लर्निंग कैसी होगी, अच्छी होगी कि बुरी होगी, नेचुरली अच्छी होगी ना, फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही हैं तो। फिजिकल लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट अच्छा होना चाहिए, क्लास का जो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस बेहतरीन हो पाए। अब अगर हम आज के टाइम की बात करें, आज का टाइम क्या है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। अब जब कोविड आया था तो लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा था, आप बड़े आराम से अपने बेड पर बैठे हैं, है ना, तो अपनी ब्लैंकेट आपने ली हुई है और क्लासरूम आपकी चल रही है सामने, तो वो क्या था, ऑनलाइन क्लासरूम। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में लर्निंग एनवायरनमेंट किस तरह का हो सकता है, एक हो सकता है वर्चुअल, ऑनलाइन, रिमोट, ठीक है, या फिर जो आपके सामने लाइव आपका ऑफलाइन क्लासरूम एनवायरनमेंट है। देन देखिए इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स कह लो या फिर इसके कंपोनेंट्स कह लो, ताकि हम लर्निंग एनवायरनमेंट, एल स्टैंड्स फॉर लर्निंग एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना सके, कंस्ट्रक्टिव बना सके, बेहतरीन बना सके, इफेक्टिव बना सके, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, सेफ्टी, बच्चों को सेफ फील होना चाहिए, फिजिकली एंड मेंटली बोथ,
ठीक है। फिजिकली सेफ्टी मीन्स बच्चे ऐसे सफोकेटेड फील ना करें क्लास में, या फिर मेंटली सेफ, यानी कि उन सभी के इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। अब हर बच्चा देखिए अलग सोसाइटी से आ रहा है, अलग कल्चर से आ रहा है, अलग रिलीजन से आ रहा है, तो हर बच्चे को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। तो मेंटली वो सेफ तभी फील करेगा अगर उसके रिलेटेड भी टीचर्स क्लास में बात करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपके कोई एक दो फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हीं को पकड़ो, उन्हीं की तरफ देखो, उन्हीं को पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट दो, ठीक है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। बच्चों को फिजिकल और मेंटली सेफ क्लास में फील होना चाहिए। देन इज एंगेज्ड, बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है क्लास में। हम कहते हैं सिर्फ लेक्चर मेथड नहीं होना चाहिए, टीचर्स बोल रहे हैं, बोले क्लास में आए, लेक्चर दिया और चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों की लर्निंग कहाँ पे होगी? जब वो खुद डिस्कशन का पार्ट बनेंगे, उनकी राय पूछी जाएगी, उनके दिमाग में फिर हलचल होगी कि मैंने भी आंसर करना है, कुछ अच्छा सा आंसर मैं भी टीचर को कर दूँ, ठीक है। तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है, डीपर लर्निंग होती है जब बच्चा खुद अपनी ओर से कुछ ना कुछ आंसर देने की, क्रिएटिव आंसर देने की कोशिश करता है। देन थर्ड पॉइंट इज कनेक्टेडनेस। कनेक्टेड किससे? जब स्कूल में आपकी क्लास चल रही है, कौन कौन से लोग आपके साथ कनेक्शन में आते हैं? एक आपके होते हैं पीयर्स, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं। पीयर्स यानी कि आपके साथ वाले बेंच पे कौन बैठा है, वो भी तो मायने करता है ना, पड़ोसी कौन है आपका क्लास में। तो आपके स्टाफ के साथ कैसे रिलेशंस है, टीचर्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए, ताकि बच्चों की जो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग है, ये पॉइंट आपने लिख कर ज़रूर आना है, SEL, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग बच्चों की अच्छी हो पाए, उसको एनहांस किया जा सके। अगर रिलेशंस अच्छे होंगे, बच्चे का मन लगेगा क्लास में, तो नेचुरली उसका जो है कनेक्शन अपने आप बिल्डअप हो जाएगा, टीचर से भी, स्टाफ से भी और पीयर से भी। देन इज सपोर्टेड, अब बच्चों को सपोर्ट मिलनी चाहिए। देखिए एक्सटर्नल मोटिवेशन भी कुछ हद तक ज़रूरी है, जैसे हम कहते हैं कि इंटरनल मोटिवेशन ज़्यादा बेहतर होती है, ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन एक्सटर्नली बच्चों को मोटिवेट करना भी ज़रूरी है, उनको सपोर्ट करना भी ज़रूरी है। वो सपोर्ट जो है बच्चों को किससे मिलनी चाहिए? उनके फ्रेंड से, फैमिली से और टीचर से, ठीक है। अब देखिए इसके रिलेटेड जो स्लाइड्स हैं वो हम देख लेते हैं। लर्निंग एनवायरनमेंट, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। इसमें क्या आता है? होल रेंज ऑफ कंपोनेंट्स एंड एक्टिविटीज़ विद इन विच लर्निंग हैपन्स, ठीक है। सारे कंपोनेंट्स जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई क्विज कॉम्पिटिशन्स हो गए, करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, सभी इसी के अंदर आपकी आती हैं, ठीक है। ये आप सारे पॉइंट्स चेक कर सकते हैं। चाहे तो आप साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। नोट डाउन करने का तो टाइम नहीं है अभी आपके पास। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर्स। अगर बिल्कुल टूटे फूटे बेंचेस हैं, ठीक है, कम हैं, तो बिल्कुल फंस के बैठेंगे आप लोग, आपको प्रॉपर बैठने को नहीं मिल रहा, तो क्लास में क्या पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो प्रॉपर इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए फर्नीचर का कि आपको बोर्ड की विजिबिलिटी या फिर जो भी टीचिंग एड्स टीचर्स आपको शो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से आपको नज़र आ पाए। देन फिजिकल कंडीशन ऑफ द क्लासरूम, वही कि खुले हवादार कमरे हों, नेचुरल लाइट आपको मिलनी चाहिए ताकि आपके कॉन्सेंट्रेशन बने, ठीक है। लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, क्लास में अंधेरा नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन। क्लीनलीनेस होनी चाहिए, एक डस्टबिन होना चाहिए हर क्लास में, ठीक है। कोई वार्डरोब हो सकती है जहाँ पर बच्चे अपनी नोटबुक्स रख सकते हैं, या सो एंड सो। क्लियर हो गई? ये सारी चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं जो आपके दिमाग में आता है फिजिकल कंडीशन में। देखिए रटी रटाई बातें लिख के आने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप खुद से भी देखिए क्लासरूम में क्या फिजिकल कंडीशंस होनी चाहिए, वो आप लिख सकते हैं आराम से। देन क्लासरूम की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं ऑल्सो एकोमोडेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर। जैसे मैंने बात की आपके साथ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है। किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो उसको आगे बिठाया जाना चाहिए, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है तो उसको विजुअल एड शो करके, यानी कि मल्टीपल टीचिंग एड्स शो करके बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाना चाहिए। देन इंट्रैक्शंस में क्या आ गया? वही आपके किस तरह के रिलेशंस हैं, आपकी बॉन्डिंग किस तरह की है अपने पीयर्स के साथ, टीचर्स के साथ, स्टाफ के साथ। क्लियर? नेक्स्ट, अ फैसिलिटेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। एनकरेज पीपल टू बी एक्टिव। पीपल यहाँ पे कौन है? टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। प्रमोट्स एंड फैसिलिटेट्स इंडिविजुअल्स डिस्कवरी ऑफ पर्सनल मीनिंग ऑफ आइडिया। ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। पीपल फील्ड दे आर रिस्पेक्टेड, दे आर एक्सेप्टेड। पीपल को ना आप चेंज कर लेना स्टूडेंट्स से, ठीक है। लर्निंग एनवायरनमेंट, हम स्कूल की बात कर रहे हैं तो स्कूल में स्टूडेंट्स की हम बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाईली इफेक्टिव एनवायरनमेंट।
हाईली इफेक्टिव एनवायरनमेंट कब होगा? जब स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछेंगे, गुड क्वेश्चंस पूछेंगे, ऐसे नहीं कि टीचर्स को डिस्टर्ब करने के लिए भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस नहीं, वैलिड क्वेश्चंस क्लास में पूछे जाएं, ये हाईली इफेक्टिव एनवायरनमेंट की एक लक्षण है, हम कहते हैं एक सिम्टम है। देन क्वेश्चंस आर वैल्यूड ओवर आंसर्स, आइडियाज कम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज, बच्चों का जो दिमाग है ना वो क्रिएटिविटी शो करे, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, हम कहते हैं बच्चों की थिंकिंग क्या होनी चाहिए यहाँ पर, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मीन्स एक प्रॉब्लम है उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस बच्चे लेकर आ रहे हैं, तो क्रिएटिविटी भी शो हो रही है और डाइवर्जेंट थिंकिंग भी शो हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गई? ये चीज़ आप हाईली इफेक्टिव एनवायरनमेंट के जो पॉइंट्स हैं ये भी देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो जो कोई डिफरेंट पॉइंट हुआ वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले स्टूडेंट एंगेजमेंट, ठीक है, कि बच्चे एंगेज हों, एक्टिव रहें क्लास में, डिस्कशन का पार्ट बने, लर्निंग उनकी एक्टिव हो पाए और इफेक्टिव हो पाए। देन इंडिविजुअल डिफरेंस, क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, कल्चर के बच्चे होते हैं, तो सभी के इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सभी को समझना, उसको रिस्पेक्ट देनी और उसको एक्सेप्ट करना। देन बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट मिले, सेफ हमने अभी ऊपर जस्ट डिस्कस किया है, फिजिकली एंड मेंटली बच्चे सेफ फील करें क्लास में। देन टीचर शुड अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। और अपने टीचिंग मेथड्स को, देखिए कितने सारे टीचिंग मेथड्स होते हैं, लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कवरी मेथड, कितने सारे मेथड्स हैं। कोई भी मेथड डिफरेंट यूज़ करके बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखें और डिफरेंट मेथड्स के साथ टीच करें। नेक्स्ट इसमें है सेंस ऑफ ऑर्डर। अब टीचर जो भी कॉन्सेप्ट्स, जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं क्लास में, ऐसे नहीं है कि पहले कुछ पढ़ा दिया बाद में कुछ पढ़ा दिया, एक सीक्वेंस होना चाहिए, सिस्टमैटिक ऑर्डर में सारा कुछ पढ़ाएं ताकि बच्चों को ना रिलेट कर पाएँ, बच्चे पिछली चीज़ जो करवाई है उनका कॉन्सेप्ट स्मूथली ग्रो हो पाए। देन डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट, देन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बेहतर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए क्लासरूम में। ठीक है, प्रोसीजर, ये सारा प्रोसीजर के अंदर ही पॉइंट्स आते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए। ठीक है, देन क्लासरूम डिसिप्लिन होगा तभी तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर एक्सपेक्टेशंस, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ठीक है, सारी एक्सपेक्टेशंस टीचर्स की स्टूडेंट से और स्टूडेंट्स की टीचर से ये क्लियर होनी चाहिए। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ क्लास में होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं, देखिए प्रेजेंटेशन दिखाकर बच्चों को चीज़ पढ़ाई जाती है वो बेटर लगती है बजाय इसके कि हम सिर्फ ब्लैक बोर्ड या फिर वाइट बोर्ड यूज़ करें। तो प्रेजेंटेशंस में हम वीडियोस भी शो कर सकते हैं या फिर बच्चों को ग्राफिक्स दिखा सकते हैं, तो उन चीज़ों से स्टडी जो है इफ़ेक्टिव होती है। देन टाइम मैनेजमेंट, क्लास को प्रॉपर टाइम पर स्टार्ट करना, टाइम पर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना, फिर टाइम पर ही जो है बच्चों को होमवर्क असाइन करना, टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चों का बिल्कुल भी। ऐसे नहीं कि आप क्लास में 10 मिनट लेट एंटर कर रहे हो और फिर बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ा दिया, बच्चों को समझ में कुछ आएगा नहीं। तो टाइम मैनेज करना, हर टॉपिक को प्रॉपर टाइम मिल पाए, इस तरह से अपनी प्री प्लानिंग करके चलना। ठीक है, सो फ्रेंड्स इस सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आने वाले सेशन में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं मैं वो भी कवर करवा दूंगी। एक बार आप ये स्टडी कीजिए, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो मैराथन 1 है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हैं, तो वो आप डेफिनेटली देखिएगा, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो फ्रेंड्स सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप वॉचिंग।